पोस्ट इंडियन रिवॉल्यूशन के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, हेल्थ जैसी आधारभूत सेवाएं बढ़ती गई, वैसे ही पूरे विश्व की जनसंख्या भी बढ़ती गई। इसी विश्व की जनसंख्या को देखते हुए वर्तमान परिस्थिति को देखें तो यूनाइटेड नेशन का जनसंख्या कोष उसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है। उसके मुताबिक पूरे दुनिया की जो जनसंख्या है वर्तमान में 8 बिलियन तक पहुंच गई है। और उसने प्रोजेक्ट किया है कि 2037 तक ये जनसंख्या 1 बिलियन प्लस यानी 9 बिलियन और 2058 तक ये जनसंख्या 10 बिलियन पहुंच जाएगी। वहीं चीन की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 1.426 बिलियन और पहले नंबर पर बनी हुई है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, यानी 1.21 बिलियन थी। वर्तमान में ये जनसंख्या चीन के लगभग बराबर पहुंच गई है और जल्द ही चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया में नंबर 1 स्थान पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा बात करें तो दुनिया की आधी आबादी इस रिपोर्ट के अनुसार कहाँ रहती है? एशिया में रहती है। ठीक है, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर आपके लिए चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या आरओ एआरओ का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, भारत का सेंसस यानी इंडियन सेंसस 2011 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 का सेंसस आप अभी तक हुआ नहीं है। तो लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास यही है। इस लेक्चर में हम लोग यूपी स्पेशल की भी देखेंगे सेंसस। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ सेंसस को थोड़ा समझ लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ सेंसस में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज लेंगे। जैसे प्राचीन और मध्यकाल की बात करें तो ऋग्वेद में आप देखेंगे सबसे प्रारंभिक साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद आपको मिलता है। इसमें भी आप देखेंगे कि जनसंख्या गणना कायम रहती है। फिर अर्थशास्त्र की बात करें तो तीसरी शताब्दी में ये कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। इसमें भी जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रह निर्धारित किया गया था। फिर आया आईने अकबरी, यानी मुगल काल में आप देखेंगे अकबर के शासन काल में दैनिक प्रशासन रिपोर्ट आईने अकबरी में जनसंख्या इन सब के बारे में चर्चा की गई है। अब बात करेंगे मेन मुद्दे की। तो स्वतंत्रता पूर्व की बात करें तो प्रारंभिक प्रयास जो किया गया, तो जनगणना का इतिहास जो है 1800 ईस्वी से शुरू हुआ, जब इंग्लैंड में अपनी पहली जनगणना की। उसके बाद अगली जनगणना में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद में 1824, बनारस में 1827-28 की भी जनगणना कराई गई। इसके बाद आप देखेंगे किसी भारतीय शहर में पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका, वर्तमान में जो बांग्लादेश में, आयोजित किया गया। दूसरी जनगणना 1836 से 37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा आयोजित की गई। उसके बाद आप देखेंगे 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या के पंचवर्षीय रिटर्न को आयोजित करने का आदेश दिया। ठीक है, अब हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से शुरू होता है। यानी आप देखेंगे पहली जो है लीगली या गैर समकालिक जनगणना जो थी, इनलीगल कह सकते हैं या फिर लीगल तरीके से, जो मतलब अथॉरिटी के हिसाब से की गई नहीं है, वो गैर समकालिक जनगणना थी। 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो के शासन काल में हुआ था। लेकिन आप देखेंगे पहली बार संस्थागत या समकालीन जनगणना जो है वो कब स्टार्ट हुई? 17 फरवरी 1821 में डब्ल्यूसी द्वारा स्टार्ट की गई। उसमें जो है प्लेडेन को जो है भारत का जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया। इसी के बाद से जनगणना चालू हुई जो वर्तमान तक चल रही है। यानी पहली जनगणना कब स्टार्ट हुई? 17 फरवरी 1881 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तब से क्या हर 10 साल में एक बार जो है जनगणना कराई जाती है वर्तमान तक। ये चीज कंफर्म हो गया। पांचवी जनगणना की बात करें, पांचवी जनगणना इसलिए इंपॉर्टेंट है जो 1921 में हुई। तो 1921 की जनगणना तक भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। 1921 की जनगणना के बाद भी लगातार बढ़ रही है। तो इस प्रकार देखेंगे कि 1921 की जनगणना को, वर्ष को, यानी 1921 के ईयर को जनसांख्यिकीय इतिहास में महाविभाजन काल कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वर्षों को किसको महाविभाजन काल कहा जाता है? तो इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए हमने इसको डाला है। ठीक है, बात करें वर्तमान यदि स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो 9 फरवरी 1951 को स्वतंत्र भारत की पहली और 1881 के अनुसार 8वीं जो है जनगणना कराई गई। ठीक है, और ये जनगणना 28 फरवरी 1951 तक चली। उस टाइम देखेंगे देश की जनसंख्या कितनी थी? 1951 में 36 करोड़ के लगभग थी। ठीक है, वर्तमान में ये जनसंख्या 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अनुसार देखने को मिलती है। ठीक है, और वर्तमान में जो सेंसस हो चुका है यानी 2011 में चौथा है,
वो 1881 के बाद जो है वो 15th यानी 15वां जनगणना हो चुकी है। वर्तमान में जो है 2021 में 16वीं जनगणना होनी थी, लेकिन वो कोविड-19 के महामारी के प्रकोप के कारण हो नहीं पाई। इसमें क्या नया था, क्या नया शामिल किया है? इसमें जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से जो है लिस्ट जो है उसमें शामिल की गई थी। इसके पहले क्या था, सिर्फ़ पुरुष और महिला के लिए एक कॉलम था, अब ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग लिस्ट उसमें शामिल की और यह पहली बार जो था डिजिटल जनगणना का प्रावधान किया गया था। ठीक है? तो इस प्रकार ये कुछ विशेषता थी। अब बात करेंगे, ये तो हमने बात के लिए जनगणना की। अब बात करने जनगणना कौन कराता है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, कानूनी समर्थन क्या है, ठीक है, सूचना की गोपनीयता से क्या आशय है। तो बात करें, जनगणना जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है। कानूनी या संवैधानिक समर्थन की बात करें तो जनगणना जो है जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित किया जाता है। उस टाइम जब ये आयोजित किया गया था, उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा संचालित किया गया था। संवैधानिक प्रावधान की बात करें, अनुच्छेद 246 तहत जनसंख्या जो है जनगणना एक संघ का विषय है और संविधान की 7वीं अनुसूची में देखेंगे उसमें क्रम संख्या 69 पर ये पॉपुलेशन को सूचीबद्ध किया गया है। अब जो जनगणना होती है, आप देखेंगे कि इतनी गोपनीय होती है कि यह जो कानून है इतनी गोपनीयता रखता है कि अदालतों तक इनके आंकड़े नहीं पहुंच पाते जब तक सरकार उसे जारी ना करे। ठीक है? और इसे जो है जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा गोपनीयता दी गई है। अगर इसका उल्लंघन हो जाता है तो जनगणना अधिकारियों और सार्वजनिक उल्लंघन जो भी करता है उनको दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर क्लासेस पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लासेस की इसके पीडीएफ या फिर जो हमारे आरओ जो भी यूपीएससी की क्लासेस चल रही हैं उनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या फिर डायरेक्ट यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके। ठीक है, बहरहाल क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक जातिगत जनगणना भी की गई थी। ठीक है, तो बात करें सोशियो इकोनॉमिक जातिगत जनगणना की बात करें, डाटा को हम लोग आगे देखेंगे। तो पहली बार जो है 2011 में आयोजित की गई थी। इसका उपयोग की बात करें, इसका उद्देश्य जो ग्रामीण और शहरी भारत के प्रत्येक भारतीय परिवार से संपर्क करना, उनके बारे में पूछना, उनके आर्थिक स्थिति केंद्रीय और राज्य प्राधिकारियों के अभाव के संकेतों की श्रृंखला के साथ अनुमति देना, जिसका उपयोग वो प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा गरीब या वंचित व्यक्तियों को परिभाषित करने के लिए किया जाता था। इसमें आप देखेंगे विशिष्ट जाति का नाम, जिससे सरकार पूर्व मूल्यांकन करने की अनुमति मिल जा सके, कौन सी जाति समूह आर्थिक रूप से बदतर स्थिति में है, कौन बेहतर स्थिति में है, ताकि सेवाएं जो है उन तक बेहतर पहुंच सके। एक, क्योंकि सरकार के पास जब तक जातिगत आंकड़ा नहीं रहेगा किस समुदाय की कितनी जनसंख्या है, कौन सा जो है आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से बदतर स्थिति में है, उनके लिए योजनाएं कैसे चलाएगी। ठीक है, तो जैसे हाल ही में जो है बिहार में जातिगत जनगणना और रिजर्वेशन का भी ये सब मुद्दा देख रहे हैं, तो आशा है कि इससे क्वेश्चन 100% जो है इस बार 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं। तो जनगणना और जो सामाजिक आर्थिक जनगणना है उसमें अंतर क्या है। तो कवरेज क्षेत्र की बात करें तो जनगणना जो है भारतीय आबादी को एक क्या पड़ता है, चित्र प्रदर्शित करता है, जबकि जो जनगणना की बात करें तो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना है वो जो है राज्य समर्थन के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्या एक उपकरण की बात करता है, जैसा कि बिहार में किया गया है। डेटा की गोपनीयता की बात करें तो जनगणना की बात करें, जनगणना में पूरी गोपनीयता रहती है, लेकिन जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना है वो सरकारी विभागों द्वारा लाभ लेने या प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग के लिए एक ओपन सोर्स है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो जातिगत जनगणना होती है उसका महत्व क्या है। उसका महत्व तो आपको पता ही होगा कि असमानताओं को जो है बेहतर एक मैप प्रदान करना, ताकि सकारात्मक कार्रवाई की जा सके, कार्यक्रम को जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लिए उपलब्ध करवाई जा सके जो वंचित लोग हैं। कानूनी रूप से ये अनिवार्य है। आप देखेंगे तो अदालतों को आरक्षण के मौजूदा स्तरों का समर्थन करने के लिए मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए भी जातिगत जनगणना आवश्यक है। इसके अलावा संवैधानिक आदेश की बात करें, भारत का संविधान भी जातिगत जनगणना का पक्षधर है। अनुच्छेद 340 में आप देखेंगे सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने और सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिश करने के लिए उसने एक आयोग नियुक्त का आदेश देता है। इस प्रकार जो है सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना इंपॉर्टेंट है। अब इससे संबंधित चिंताएं क्या है, तो जातिगत जनगणना के क्या परिणाम हो सकते हैं। जैसे जाति में एक भावनात्मक तत्व होता है,
इस प्रकार देखेंगे जाति का जनगणना जो होती है इस राजनीतिक सामाजिक प्रभाव को मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ऐसी चिंताएं सॉरी ऐसी चिंताएं बनी रहती हैं कि जाति की गिनती से पहचान को मजबूत या कठोर बनाने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो इसके कुछ दुष्परिणाम के कारण की बात करें तो लगभग एक दशक के बाद इसके डेटा की एक बड़ी मात्रा अप्रकाशित है। ठीक है, यानी जो जातिगत सेंसस हुआ था वो पूरी तरीके से नहीं हुआ था, केवल कुछ ही भागों को जारी किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो इसमें जाति संदर्भ विशिष्ट मतलब बात करें भारत में जाति कभी भी वर्ग या अभाव का प्रतिनिधित्व नहीं रही है। यह एक विशिष्ट प्रकार का अंतर्निहित भेदभाव है जो अक्सर वर्ग से परे होता है। तो ये कुछ संबंधित चिंताएं हैं सोशियो इकोनॉमिक सेंसस से, इसको भी हमने देख लिया। अब बात करेंगे जो जनगणना संबंधित कुछ अवधारणा है उनको देखेंगे। जैसे आप आगे आने वाले डाटा को पढ़ेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि 10 की वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व, सेक्स रेशियो, तो इनका बेसिक नॉलेज तो आपको रहना चाहिए कि 10 की वृद्धि दर का मतलब होता क्या होता है। अब हम बोलेंगे कि भारत में जो सेक्स रेशियो हो वो 943/1000 है, ऐसा लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है। तो ठीक है, इन सब चीज़ों को भी आपको जानना जरूरी है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व जो होता है वो प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जनसंख्या उस एरिया की जहां जनसंख्या घनत्व निकालना है, पूरी जनसंख्या बटा उस एरिया का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे जनसंख्या घनत्व जो है 1951 में 117 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था। 2001 में 313 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो गया। इसके बाद ये 2011 में बढ़कर देखेंगे 382 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। यानी देख रहे होंगे कि आप जो है जो जनसंख्या है वो प्रति क्षेत्रफल में ज़्यादा जनसंख्या निवास करने यानी डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, इसके अलावा आप जनसंख्या वृद्धि का कॉन्सेप्ट, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, इन सबको भी आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सेक्स रेशियो क्या होता है। जैसे आपको कहीं मिल जाए कि 943 वर्तमान में भारत का सेक्स रेशियो 943/1000 है, तो इसका मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको पीडीएफ से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए मेन डाटा की शुरुआत करते हैं। सेंसस 2011 देखें तो भारत की जनसंख्या 2001 से 2011 के दौरान कितनी वृद्धि हुई आपसे पूछा जाए तो 18.18 करोड़ वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ये चीज आपने दिमाग में बैठा लीजिए। 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 102.87 करोड़ थी। 2011 में बढ़कर 121.08 हो गई। और भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी थी तो 17.7% है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है 1.64 है। तो क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है हाईलाइट कर लीजिएगा या फिर कहीं नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए शीर्ष जनसंख्या वाले राज्य पूछा जाए तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल, पांचवें पर आंध्र प्रदेश। ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो आपके नॉलेज के लिए आप देख लीजिए, क्रोनोलॉजी पूछता है। ठीक है, इसके अलावा ये पूछता है कि कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये यूपी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी का परसेंटेज, एमपी का दे रहे हैं एमपी का, बिहार का दे रहे हैं बिहार का, पश्चिम बंगाल का दे रहे हैं पश्चिम, आंध्र प्रदेश का दे रहे हैं आंध्र प्रदेश का परसेंटेज आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें अगर आपसे यूटी के बारे में यानी केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष जनसंख्या पूछा जाए तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नंबर 1 पर दिल्ली, सेकंड पर पुदुचेरी, थर्ड पर चंडीगढ़, चौथे पर अंडमान निकोबार, पांचवें पर दादरा नगर हवेली, छठवें पर दमन दीव आता है। ठीक है, तो ये भी क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है, ज़्यादा से कम, कम से ज़्यादा। ठीक है, तो आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा तो आपको वहाँ सही करना है। अब बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि दर यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करेंगे। तो शीर्ष जो है 5 राज्य की बात करें तो उसमें जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड करके बात कर रहे हैं, यानी इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक साथ की बात कर रहे हैं। तो अब अगर ऐसे दिया जाए तो ऑप्शन दिया जाए तो शीर्ष जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का आपको क्रम दे दिया जाए तो सबसे नंबर 1 पर दादरा नगर हवेली, ठीक है, जिसमें वृद्धि दर रही 55.9%, फिर दमन द्वीप में 53.8%, पुदुचेरी में 28.1%, मेघालय में 27.9%, अरुणाचल प्रदेश में 26% रही। अब आप कहेंगे इतना सारा डेटा याद कैसे रहेंगे, तो मेन है आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि कितना शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, किस किस का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप याद कर लेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक हमेशा दिमाग में नहीं रहती है, बार बार रिवीजन करेंगे एक ही चीज़ को, वो दिमाग में रहता है। क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, ये भी जरूरी नहीं है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले
5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो नागालैंड, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा। यानी इसमें जो है जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम रही। नागालैंड में -6% रही। केरल की अगर राज्यों की बात की जाए 4.9% रही अन्य राज्यों की अपेक्षा। सबसे ज़्यादा किस राज्य में, अगर राज्य का नाम पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन से, अरुणाचल प्रदेश में के पहले मेघालय में आप देखेंगे 27.9%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर है 26%। तो राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय नंबर 1 पर, सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला अगर राज्य पूछा जाए तो आपको लगा के आना है केरल, जिसे 4.9% था। उससे भी कम जो है आप देखेंगे, सॉरी, उससे ज़्यादा सेकंड नंबर पर आएगा गोवा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 2001 की 2011 के जनगणना के आंकड़ों की तुलना करेंगे तो हम लोगों को ये डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम लोगों को ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि पुरुष देखेंगे 2001 में टोटल पॉपुलेशन का कितना था, 51.73% था, महिलाएं थी 48.27%। 2011 में आप देखेंगे तो पुरुष जो है 51.47% घट गया, महिलाओं का जो रेशियो था वो बढ़ गया 48.57%। ठीक है, वहीं आप देखेंगे 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में, यानी शिशु दर की बात करें तो टोटल जनसंख्या कितनी 13.6% थी। नगरीय जनसंख्या की बात करें, ठीक है, तो नगरीय जन 2001 में कितनी थी, 27.81% टोटल पॉपुलेशन का निवास करती थी शहरों में। ये आंकड़े बढ़कर 2011 में 31.1% जो है 2011 में होगा टोटल पॉपुलेशन का, यानी प्लस जो है यानी 3.29% की वृद्धि हुई। तो आपको ये डाटा आपको याद रखना है कितना परसेंटेज है 2011 और 2001 वाला, कंपैरिजन से भी क्वेश्चन आए हैं। सेक्स रेशियो बात करेंगे तो 2001 में कितना था, 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी। वहीं जो है आप देखेंगे, सॉरी 933, और 2011 में 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हो गई। तो ये जो है सेक्स रेशियो बढ़ा, यानी कितना +10 ये बढ़ा। साक्षरता दर की बात करें तो 2001 में कितना लिटरेसी था टोटल पॉपुलेशन का, 64.8% था। 2011 में ये बढ़कर कितना हुआ, 73% हो गया। ठीक है, डेंसिटी की बात हमने कर ही ली कि 2001 में डेंसिटी कम थी, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे, वो जाकर जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी डेंसिटी जो है वो बढ़ गई। ठीक है, अब बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा जाए तो राजस्थान, सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो आपको गोवा लगा के आना है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए अंडमान निकोबार, यानी एरिया वाइज आपसे पूछ रहा है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अब ये तो हमने बताया क्षेत्रफल की दृष्टि, अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए, यानी सबसे अधिक जनसंख्या किसके पास है, तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा यानी सबसे कम जनसंख्या किसके पास है, सिक्किम। अगर आपसे यूटी पूछा जाए तो यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे बड़ा राज्य जिसके पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो दिल्ली, और सबसे छोटा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसके पास सबसे कम जनसंख्या है वो लक्षद्वीप। तो सब एरिया वाइज जनसंख्या की दृष्टि से ये भी डाटा आपको याद रखना है। अब पूछा जाए अगर सब जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन की दृष्टि से, 2 पर महाराष्ट्र, 3 पर बिहार, और 4 पर यहाँ पर वेस्ट बंगाल, 5th पर आप जाएंगे तो आंध्र प्रदेश। जनसंख्या के दृष्टि से शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो नंबर 1 पर दिल्ली, और ये डाटा आपकी मजबूरी है याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन जो है इससे पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इस डाटे को डाला है। बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको डाटा किसी ने चाहे रट लीजिए, शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम नहीं आएगा। ठीक है, तो दिल्ली यूटी में पहले स्थान पर है, पुदुचेरी सेकंड पर, थर्ड पर आप देखेंगे चंडीगढ़, 4th पर अंडमान निकोबार, 5th पर आएंगे तो दादरा नगर हवेली। ठीक है, तो ये हो गई केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की जनसंख्या की दृष्टि से। अब बात करेंगे नेचुरल ग्रोथ सेंसस की, यानी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर, यानी किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या उस क्षेत्र की क्या होती है, प्राकृतिक वृद्धि होती है। एक बार ये पीवाईक्यू में परिभाषा भी पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन दिया था, तो परिभाषा जो हमने दिया वो पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। तो देश की प्राकृतिक वृद्धि दर जो थी, यानी जन्म और मृत्यु का जो अंतर था, जो बढ़ने का रेशियो था वो था कितना 14.3% था। सर्वाधिक प्राकृतिक समृद्धि दर वाले राज्य की बात करें तो बिहार में जो है आप देखेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट की बात करें तो 19.7% की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी।
उत्तर प्रदेश में देखेंगे 19.6%, राजस्थान 18.6%, मध्य प्रदेश जो था 17.9% था। तो ये टॉप जो है नेचुरल ग्रोथ जो है बनाए हुए थे 2011 में। न्यूनतम प्राकृतिक समृद्धि दर वाले 4 राज्य, यानी सबसे कम जो है ग्रोथ कितने में हुआ था, तो गोवा में, उसके बाद केरल में, फिर तमिलनाडु, फिर पंजाब में। ठीक है, तो ये थे न्यूनतम प्राकृतिक समृद्धि दर वाले राज्य। अब बात करेंगे सेक्स रेशियो सेंसस की। तो शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो नंबर 1 पर केरल, जिसमें जो है 1000 पुरुषों पर आप देखेंगे 1084 महिलाएं हैं, और पूरे भारत में कितना है 943, 1000 पुरुषों पर, ये राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ा 943 महिलाएं हैं। लेकिन केरल जो है आप देखेंगे 1000 पुरुषों पर कितनी, 1084 महिलाएं हैं। तमिलनाडु सेकंड नंबर पर आप देखेंगे, इसमें 946 महिलाएं हैं। आंध्र प्रदेश में 993, इसमें तमिलनाडु में कितना है 996 यानी 996, आंध्र प्रदेश में 993, छत्तीसगढ़ में देखेंगे 991, मेघालय में देखेंगे 989। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें हरियाणा में देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर का जो लिंगानुपात है 943, उससे भी कम है। ठीक है, तो बेस कौन सा माना गया है 943। तो इसमें जो है 879, जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में आप देखेंगे 890, पंजाब में 895, उत्तर प्रदेश में 912। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश भी जो राष्ट्रीय स्तर पर सेक्स रेशियो उससे कम है। ठीक है, शीर्ष लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश की आपसे पूछा जाए डाटा, तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली। दिल्ली में आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर जो सेक्स रेशियो है 943 उससे कम है, अंडमान में भी कम है। लेकिन अब शीर्ष पूछा जाए तो आपको यही लगा के आना, यूटी में सबसे ज़्यादा पुदुचेरी में आप देखेंगे तो 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करें तो 947। अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाले यूटी पूछा जाए तो दमनदीप, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़। ठीक है, दमनदीप में आप देखेंगे 618, दादरा नगर हम 774, चंडीगढ़ में देखिए तो 818 महिलाएं हैं। कुछ फैक्चुअल जानकारी देखते हैं लिंगानुपात संबंधी आंकड़े की बात करें। अगर आपसे पूछा जाए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो कितना है, केरल, जिसमें आप देखेंगे 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1084। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है पुदुचेरी, न्यूनतम लिंगानुपात वाला यूटी पूछा जाए तो आपको दमनदीप बताना है। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य, इसमें आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश 972, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, यानी दोनों में आप देखेंगे राज्यों में हरियाणा जो है न्यूनतम है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला यूटी की पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दिल्ली 871। तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करेंगे साक्षरता दर की, यानी साक्षरता दर लिटरेसी सेंसस की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता जो थी वो टोटल जो थी जनसंख्या, वो व्यक्ति में देखेंगे तो 73% थी, जिसमें पुरुष की जो थी इसमें आप देखेंगे तो 80.9% महिलाएं जो थी वो 64.6% थी। 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं की साक्षरता दर में आप देखेंगे 46.67% की वृद्धि आई पुरुषों की अपेक्षा। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जो है 46.67% अधिक जो है साक्षर थी 2001 के अकॉर्डिंग। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछा जाए तो केरल, जिसमें 94% आपको साक्षरता दिखेंगे। उसके बाद मिजोरम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, फिर गोवा 88.7%। ठीक है, सर्वाधिक, इसके बाद गोवा के बाद आप देखेंगे त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। अगर न्यूनतम साक्षर वाला राज्य पूछा जाए तो उसमें आप देखेंगे तो 61.8% के लेकर जो है बिहार नंबर 1 स्थान पर है, दूसरे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर आप देखेंगे तो राजस्थान, चौथे पर झारखंड, पांचवें पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बात करेंगे भारत के सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की, तो नंबर 1 पर आप देखेंगे कौन, लक्षद्वीप, सेकंड पर दमनदीप, उसके बाद थर्ड पर अंडमान निकोबार, फिर फोर्थ पर दिल्ली, और उसके बाद आप देखेंगे तो चंडीगढ़ जो है ये 5वें स्थान पर है। भारत का न्यूनतम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा।
सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अगर बात करें भारत के न्यूनतम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, अगर आपसे ये पूछा जाए, सर्वाधिक तो हमने देख लिया, न्यूनतम पूछा जाए तो इसमें नंबर 1 पर दादरा नगर हवेली, सेकंड पर पुदुचेरी, थर्ड पर आप देखेंगे चंडीगढ़ आएगा। ठीक है, परसेंटेज याद हो या ना हो, लेकिन ये क्रोनोलॉजी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कुछ डाटा एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, न्यूनतम बिहार। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी पूछा जाए तो लक्षद्वीप, न्यूनतम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली। ठीक है, तो लास्ट में हमने जब एक क्लास या एक टॉपिक पढ़ाने के बाद ऐसे ही हम आपको टू द पॉइंट डेटा दिए हैं, इसको आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सर्वाधिक डेंसिटी आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको बताना है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, आरओ में भी और यूपी पीसीएस में भी। तो बिहार जो है, बिहार में आप देखेंगे उसमें सर्वाधिक डेंसिटी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल, थर्ड पर केरल, फोर्थ पर जो है यूपी आएगा, उसमें देखो 829 जो है इसकी डेंसिटी है। ठीक है, हरियाणा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, यानी उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसमें जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 लोग जो है रहते हैं। फिर उसके बाद मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है, ये देख लेंगे तो सही, नहीं देखेंगे तो भी सही, लेकिन ये क्रोनोलॉजी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश में, तो दिल्ली, दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे तो 11,320 जो है लोग रहते हैं। उसके बाद चंडीगढ़ में देखेंगे, ठीक है, उसमें 9,258 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद पुदुचेरी में आप देखें 2547, दमन-दीव में 2191, लक्षद्वीप में 2149। न्यूनतम जो है जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आप देखें अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर वही डाटा फिर से दिया गया है, इसको रिवीजन करने के लिए आप देख लीजिएगा। अब थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि एससी जो जनगणना हुई थी 2011 में, यानी सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना जो हुई थी 2011 में, उससे संबंधित आंकड़ा देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल एससी पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी? 20.13 करोड़ थी। जो टोटल देश की पॉपुलेशन है उसका जो है 16.6% थी। 2001 से 2011 के दौरान जो है अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? वो 20.8% रही। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले राज्य, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसमें सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन निवास करती है, ना कि एसटी। ठीक है, ध्यान रखने का। सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल, थर्ड पर बिहार, फोर्थ पर तमिलनाडु, फिफ्थ पर आंध्र प्रदेश। ये जरूरी नहीं है, ये क्रोनोलॉजी जरूरी है, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, इससे आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले राज्य पूछा जाए तो मिजोरम पहले स्थान पर, नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, उसके बाद अंडमान निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति, वो हमने क्या दिखा? अनुसूचित जाति की बात की। अब हम एसटी ट्राइब की बात करेंगे। ठीक है, अब हम एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की बात, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य आपसे पूछा जाए तो नंबर 1 पर एमपी आएगा। आपसे अगर शेड्यूल यानी एससी के बारे में पूछा जाए तो आप देखेंगे कौन आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा। लेकिन इसमें एसटी की बात कर रहा है, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है, तो नंबर 1 पर एमपी, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर उड़ीसा, फोर्थ पर राजस्थान और फिफ्थ पर आप देखेंगे गुजरात। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो बेझिझक आपको बताना है एमपी। अगर क्रोनोलॉजी दे दे तो एमपी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात। तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश विशेष सेंसस को। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? 19 करोड़ के लगभग थी, या 20 करोड़ मान लीजिए। जो देश में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश इस हिसाब से था। इसके अलावा आप देखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखेंगे तो पूरे भारत में जो उत्तर प्रदेश है वो चौथे स्थान पर है। यानी एरिया वाइज राजस्थान पहले स्थान पर, सेकंड पर एमपी, महाराष्ट्र पर, थर्ड पर महाराष्ट्र, ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश की कुल आबादी, देश की कुल आबादी का कितना है? 16.51%। तो ये परसेंटेज वाला आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जबकि आप देखेंगे देश के क्षेत्रफल का जो है यूपी के पास कितना जो है
एरिया है वो 7.33% ही है। ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो यूपी की जितनी जनसंख्या है, तो इस मामले में देखेंगे तो चीन और भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद जो है उत्तर प्रदेश जो है विश्व स्तर पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है 5वें स्थान पर है। 2011 में इसने ब्राजील की आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, 2011 के अनुसार देखेंगे तो इसमें राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले अगर आपसे पूछा जाए तो इलाहाबाद सर्वाधिक आबादी पूछ रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आबादी जिसमें डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, प्रति वर्ग व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। सबसे कम आबादी वाला जिला पूछा जाए तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। जनसंख्या वृद्धि दर आपसे पूछा जाए अगर यूपी की, तो 2001 से 2011, क्योंकि जनसंख्या जब वृद्धि दर कैलकुलेट की जाती है तो कोई बेस ईयर होता है, दो बिंदुओं के बीच का ही 10 की वृद्धि दर कैलकुलेट किया जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो कितना रहा, वो 2001 से 2011 के बीच 20.22% रहा। ठीक है, अगर बात करें उस दौरान 2001 से 2011 के दौरान जो था, उसमें पुरुष का वृद्धि दर कितना रहा तो 19.31%, महिला का कितना रहा 21.23% रहा। ठीक है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले की बात करें यूपी में पूछा जाए तो आपको घटते क्रम में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। और सबसे कम वृद्धि दर वाले 5 जिले पूछे जाए तो कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। डेंसिटी की बात कर लेते हैं यूपी की, तो 2011 की जो अंतिम जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो डेंसिटी हम आपको बताया है कि वो कितनी है यूपी की 829, और भारत की कितनी है भारत की जो है राष्ट्रीय औसत जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश का यह चौथे स्थान पर, यह बात हम कर चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए यूपी में शीर्ष जो है जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले आपको बताइए तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही, कानपुर। न्यूनतम पूछा जाए तो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे तो न्यूनतम देखिए कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लिटरेसी रेट की बात करें यूपी की, तो यूपी की टोटल पॉपुलेशन में 67.7% जो है साक्षर जनसंख्या, जिसमें मेल जो है 77.3% है, फीमेल 57.2% है। ग्रामीण साक्षरता आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आपको बताना 65.46% प्रीवियस ईयर में आ चुका है। नगरीय साक्षरता 75.14%। इसके अलावा बात करें तो राज्य की जो औसत साक्षरता में वृद्धि है वो 11.4% रही। ठीक है, अगर आपसे पूछा सर्वाधिक जो है औसत साक्षरता वाले 5 जिले तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। न्यूनतम में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेक्स रेशियो की बात करें तो राष्ट्रीय औसत 943 है। ठीक है, और यूपी में आप देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 912 है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय औसत से 31 कम है। ठीक है, जो वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से प्रदेश में ये 26वें स्थान पर है। अगर आप पूछा जाए शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य सबसे ज़्यादा किसमें है, तो जौनपुर में जो आप देखेंगे तो 1024 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। उसके बाद आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। न्यूनतम पूछा जाए तो आपको गौतम बुद्ध नगर, बागपत या हमीरपुर, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, औरैया। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ डाटा अगर फैक्चुअल पूछ लिया जाता है कि जैसे आप प्रदेश में 1 से 10 लाख की आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है, तो 1 से 10 लाख की आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है 64। 10 लाख या उससे अब अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या क्या है 7 है। तो ये फैक्चुअल जानकारी आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात करें कि यूपी में जो एससी पॉपुलेशन है, तो उत्तर प्रदेश की जो टोटल 20 करोड़ जनसंख्या है उसमें एससी पॉपुलेशन कितना है 20.7% है। तो देश की जनसंख्या के दृष्टि से सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन कहाँ रहती है, यूपी में रहती है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अगर वहीं देश की जनसंख्या की प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जाए यानी परसेंटेज के दृष्टि से पूछा जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य पंजाब है। ठीक है, तो परसेंटेज ये आपको ध्यान रखना है।
अगर जिले पूछा जाए यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जातियाँ किस जिले में रहती हैं? सीतापुर में, प्रयागराज, हरदोई में। सबसे कम कहाँ रहती हैं? बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये 2 बार हो गया। तो इसके अलावा ये तो अनुसूचित जनसंख्या की बात करें, तो इसमें देखिए क्या लिखा है? अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, यानी परसेंटेज के हिसाब से। तो नंबर 1 पर कौशाम्बी, फिर सीतापुर, हरदोई। अनुसूचित जाति प्रतिशत के हिसाब से आप देख सबसे कम जो है बागपत, बरेली, बलरामपुर। तो ये परसेंटेज की मार्क भी जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें पूछा जाए कि यूपी की सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां किस जिले में निवास करती हैं, तब तो आप सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई किसी में से लगा के चले जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तब आपको लगा के आना है कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई। तो एक छोटे छोटे की फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का थोड़ा आंकड़ा देख लेते हैं। वो तो हमने एससी पॉपुलेशन देखी, अब एसटी पॉपुलेशन की देखें। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन का हिस्सा कितना है? 0.6%। यानी सर्वाधिक सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला 3 जिला आपसे पूछा जाए तो सोनभद्र, बलिया, देवरिया। सबसे कम बागपत, कन्नौज, बदायूं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया। और सबसे कम जो है जनसंख्या प्रतिशत पूछा जाए तो 3 जिले आएंगे, बागपत, कन्नौज, बदायूं। ठीक है? तो जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ी जनजाति कौन निवास करती है? थारू। ठीक है? तो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा बड़ी जनजाति कौन सी निवास करती है? थारू, यूपी में। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? बनरावत। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस इससे बनेंगे क्योंकि ऐसे ही क्रिटिकल जो है सवाल ROAR पूछेगा, बहुत छोटी छोटी माइनट माइनट अंतर पूछता है। उत्तर प्रदेश के शहरीकरण से बारे में थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत का सर्वाधिक जनसंख्या, जिसमें लगभग 20 करोड़ वाला राज्य है, जिसमें आप देखेंगे 15.51 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और 4.4 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है। ठीक है? इस प्रकार परसेंटेज आंकड़ा आपसे पूछा जाए, यानी कुल जनसंख्या का लगभग जो है 16.50% जो है आप देखेंगे और 11.80% उत्तर प्रदेश में शहरों में रहता है। ठीक है? लगभग है। इसके अलावा आप देखेंगे टोटल अगर आपसे पूछा जाए, इसमें देखिए भारत, इसमें आप टोटल पूछा जाए तो प्रदेश की कुल जनसंख्या में 22.28% जो है शहरों में रहता है। तो ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, ये सब रहने दीजिए। तो 22.28% जो है शहरों में रहती है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या। ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे तो सब 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी टोटल पॉपुलेशन का 32.45% जो है दिल्ली NCR से लगा हुआ, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा और ईस्टर्न में या वेस्ट चले जाए NCR से, तो वहाँ पर जो है सब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या रहती है। जबकि पूर्वी क्षेत्रों में जो बिहार के या लखनऊ के आगे जाएंगे राजधानी के, तो उसमें जो है आप देखेंगे 13.40% जनसंख्या रहती है। यानी सबसे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ? पश्चिमी क्षेत्र में रहती है, राजधानी के पश्चिमी क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। तो ये बातें हो गई सेंसस की। इस प्रकार से मोटा-मोटा मैंने सारा सेंसस कवर कर दिया, कास्ट सेंसस कवर कर लिया, कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, क्या-क्या इंपॉर्टेंट है। तो क्लासेस पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आपको वहाँ से मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।